8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। अच्छा, उसमें फिर मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूँ कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूँ कि ये नहीं कि ये, मैं देख रहा हूँ कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वज़ीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। वज़ीर आज़म का कौम से ख़िताब हुआ आज, और हमने उसका ये जो इब्तिदाई टुकड़ा था आपके सामने इसलिए पेश किया कि जो मेन उन्होंने बात की थी वो यही की, और उन्होंने एक अमेरिका नुमा मुल्क का ज़िक्र किया कि वहाँ से एक केबल आई हमारे एम्बेसडर की जानिब से जिसमें ये साजिश हुई थी, और उन्होंने ज़ाहिर अपोजिशन को रगेदना था, वो भी उन्होंने रगेद दिया। तो इस सारी सूरत हाल पर अगर इसके हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है उनके सपोर्टर्स बहुत जो है चिराग पा भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि देखें अमेरिका ने एक साजिश कर दी है, जबकि अपोजिशन है वो ये कह रही है कि नहीं, ये जो इनका ताल्लुक़ है इस डिप्लोमेटिक केबल का वो इस तरीके अदम एतमाद से नहीं है, और वज़ीर आज़म जो हैं इसको एक इशू बना रहे हैं कि वो क्योंकि 2 दिन के बाद संडे को यानी इतवार के दिन जब वोटिंग होगी, और इस बात का ऐलान भी वज़ीर आज़म ने किया, तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में अब नज़र आ रहा है हुकूमत को कि वो शायद कायम ना रह सके और वज़ीर आज़म जो हैं वो हुकूमत से हटा दिए जाएं, जो पाकिस्तान की तहरीक हालिया तारीख़ में तो खैर पहली बार हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये जो ख़िताब था ये इसलिए था कि वज़ीर आज़म को यकीन है कि अब उनकी हुकूमत बच नहीं सकती, क्योंकि जो पहले वो ख़िताबात करते रहे उसमें ये कहते रहे कि मैं तो चाह रहा था कि ये तहरीक अदम एतमाद आए और फिर मैं इन सब को देख लूँगा और इसको नाकाम बना दूँगा, मगर शायद अब उन्हें एहसास हो गया है कि ये तहरीक अदम एतमाद तो शायद कामयाब हो जाए, मगर गोइंग उसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने
लोगों में क्या चीज़ जो जिसे हम कहते हैं सेल करनी है, वो यही है कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हुई। उस साजिश के तहत जो आलाकार हैं वो अपोजिशन वाले बने, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, लिहाजा अब वो लोगों के पास दोबारा जा रहे हैं। अच्छा ज़रा इसमें बहुत से लोग जो है वज़ीर-ए-आज़म और ख़ुसूसन हुक्मरान पार्टी के और यूथ जो कि उनकी एक कोर कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वो इस चीज़ को बाय कर रही है अभी के लिए। जी, अभी के लिए कर रही है। वो ये कह रही है कि देखें जो वज़ीर-ए-आज़म है ये हमें एक ही लीडर मिला था, और वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले जो अपने ख़िताब किए एक दो, उसमें भुट्टो का जिक्र किया और कमोबेश उन सर्कमस्टांसेस को पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की कि जैसे भुट्टो को हटाया गया था क्योंकि उन्होंने एक खुददार पाकिस्तान बनाना चाहा था। तो अब जो है अच्छा एक तो बात ये है कि अच्छा पहले तो क्योंकि इस खिताब से पहले तो एक ही डिबेट चल रही थी कि क्या वो इस्तीफ़ा देंगे। मेरा ख्याल है कि अगर कोई वाकई समझता था कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देंगे तो वो उनको बिल्कुल नहीं समझते। ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है कि ये चीज़ वोट पे जाएगी, क्योंकि ये पूरा सिलसिला अभी तक जो चल रहा है इस पर एक फुल स्टॉप की ज़रूरत है, इसको क्लियर भी करना है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के भी फ़ायदे में है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता लगे कि कौन आपके साथ खड़े हुए हैं और कौन आपके साथ नहीं खड़े हुए, या अगर मैं पीटीआई की ज़बान इस्तेमाल करूँ तो पता लगे कि कौन गद्दार हैं और करप्शन के साइड पर हैं और कौन मुहिब्बुल वतन है और साफ़ व शफाफ हैं। अभी हमारी लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी तो उसमें वो गुलाम सरवर साहब आए, तो वो तो बड़े वाज़ेह तौर पर यही है जी, मतलब यही है कि जो हमारे साथ नहीं है वो गद्दार हैं। मेरा ख्याल है कि पर कैपिटा गद्दार, हम जीडीपी की बात करते हैं ना, अगर हम गद्दार डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो मेरा ख्याल है कि क्या 70% इस तरह तो पाकिस्तान गद्दार ही बना ना। और अगर आपने नहीं होना गद्दार तो एक मैसेज ये है कि फिर आप इतवार के रोज़ हमें वक्त दें तो फिर आप पेट्रियट सर्टिफिकेट आपका छप जाएगा। अच्छा अब ये जो स्पीच है, क्योंकि सॉरी जो डिबेट अब चल रही है कि ये इसका टारगेट मार्केट कौन है, ठीक है, एक तो एक चीज़ बिफोर जाहिर है अब टारगेट पे तो आएंगे, एक चीज़ उन्होंने ये भी कोशिश की कि जो इत्तेहादी या उनके मुनहरिफीन छोड़ के चले गए हैं तो वो वापस आ जाएं, क्योंकि साजिश हो रही है और उनको समझ आ जाना चाहिए। मगर इत्तेहादी जाहिर है उनका आया कि जनाब ये मतलब देखिए एक तो नहीं हो सकता। नहीं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी जो पीटीआई के जो डिसिडेंट हैं, एक ज़माने में इलेक्टेबल थे अब लोटे हैं, डिपेंड करता है कि वक्त क्या होता है तो अब अल्फाज भी तब्दील कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये स्पीच सुनेगा और कहेगा कि जी मैं तो अब मतलब मेरी आंखों से पर्दे हट गए हैं और अब तो मैं आपका ही सपोर्ट दूंगा। बल्कि अभी मैं सरदार अख्तर मेंगल का ये बयान पढ़ रहा था और वो भी एक वक्त पे इत्तेहादी ही थे, तो वो कह रहे थे कि जी तो सही है, ठीक है जी, आपके सिवा और आपके पार्टी के सिवा सभी गद्दार हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है इलेक्शन कैंपेन का ट्रेलर, ठीक है। अब जहाँ तक अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है कि 70 की दहाई के बाद किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी, मैं मजहबी जमातों की बात नहीं कर रहा, वो तो हमेशा ही दिन रात अमेरिका को गालियाँ दे रहे होते हैं, ने इतने वाजे अमेरिकन एंटी अमेरिकन स्टांस लिया है गोइंग इनटू द इलेक्शंस। क्या ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है इन द वोट? अब यहाँ पर काफ़ी शराइत और जवाबित लागू हैं। एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल या निशान ये है कि अगली इलेक्शन होती कब है। क्या अगर 3 महीने में होती है तो शायद आप ये मोमेंटम सस्टेन कर सकें, 6 महीने बाद, साल बाद, मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को आप कितना खींच सकेंगे, क्योंकि मोमेंटम बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जलसे करने पड़ेंगे, ज़ाहिर है अवामी राब्ता मुहिम आपको करनी होगी, विच खान साहब बाय द वे इज़ अ एक्सेलेंट। लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है कि देखें अब ना खान साहब के पास वो ATMs बाकी रहे हैं जो उनको ये सारी चीज़ें अरेंज करके देते थे, ना ही वो सपोर्ट बाकी रही है जो कि जिसने जो 120 दिन के धरने के पीछे थी। तो मेरे ख्याल में न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी की बात कर रहा हूँ। न्यूट्रल ग्राउंड पे अगर जलसा होगा तो वो फिर जो है ना, वो अब न्यूट्रल ग्राउंड उन्हें मैसर नहीं होगा, या तो होम ग्राउंड पे खेलना पड़ेगा या अवे ग्राउंड यानी कि जो अपोजिशन का ग्राउंड है वहाँ जा कर के खेलना पड़ेगा। वो सर मैं ये चाहूँगा कि आपने भी ये खिताब लाजमी सुना होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई नई चीज़ इसमें नहीं थी सिवाय इसके जो टुकड़ा हमने काटा। मैं ये तो नहीं जानता कि नई थी या पुरानी थी, लेकिन एक बात तय है कि ख़ान ने मीडिया हो या अपोजिशन हो सबको एक दफ़ा फिर कामयाबी से ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है। हम सारे के सारे
उस लेटर की केमिस्ट्री में उलझ गए हैं, जो कि असल मुद्दा है कि तहरीक अदम एतमाद जो कि एक आइनी हक़ है वो कामयाब होगी या नहीं होगी। खान साहब जो हैं, आपने जो तकरीर का टुकड़ा सुनाया उसमें उन्होंने गलती से जी अमेरिका का नाम ले दिया और उसके बाद उन्होंने कहा एक मुल्क। गलती से मुझे शोले का वो मंजर याद आ रहा है जिसमें हेमा मालिनी पूछती है ईओ के बसंती का नाम नहीं पूछोगे, तो अमिताभ बच्चन कहते बसंती तेरा नाम क्या है। तो ये उस तरह की मुझे गलती लगी है। सवाल ये है कि क्या ये अदम एतमाद एक ऐसा गैर आइनी या मावराए आइन इक़दाम है कि इसको पेश करने के लिए भी किसी बैरूनी ताकत की मदद की ज़रूरत पड़े, या कोई फ़ौजी जनता तख्ता उलट रही है कि जिसकी पुष्टपनाही लाजमन 60s और 70s की तरह कोई सुपर पावर करे, वरना ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी आज हुआ, आपके इल्म में है। उन्होंने फैसला किया कि बाज़ाब्ता चैनल्स के ज़रिए ख़त का जवाब दिया जाएगा। कौन सा ख़त, किसने ये ख़त लिखा था? ख़ुद खान साहब अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि ये नोट्स हैं जो हमारे सफ़ीर असद मजीद ने हमें भेजे। और असद मजीद ने किसके नोट्स भेजे? डोनाल्ड डू, नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया, उनसे मुलाकात के नोट्स ये भेजे। तो ये जो बाज़ाब्ता जवाब है ये किसे दिया जाएगा? क्या असद मजीद को दिया जाएगा, या स्टेट डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी डिनाई कर चुका है कि हमने इस तरह की कोई बात नहीं की? तो ये जो जवाब दिया जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। खत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, कम्युनिकेशन की बात हुई है। अच्छा, दूसरी बात है कि स्टेट डिपार्टमेंट, अच्छा तो कम्युनिकेशन, चले हम लफ्ज़ियात में नहीं उलझते, कम्युनिकेशन। तो ये जो बाज़ाब्ता जवाब है किसे जाएगा? ना आप मुल्क का नाम बता रहे हैं, ना स्पेसिफिक उस ओहदेदार का नाम बता रहे हैं कि जिसको ये जवाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि एक नामालूम मुल्क के सफ़ीर को तलब करके, जैसा कि रिवायत है इंडिया के सफ़ीर को तलब किया जाता है अफ़गानिस्तान के या ईरान को, एक एहतजाजी मुरासला पकड़ा दें कि जनाब आपके ज़राए ने गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इससे ज़्यादा का ये मुकदमा है ही नहीं। खान साहब कहते हैं 7 तारीख को ये लेटर मिला या नोट्स मिले, जो भी आप कह लें मिले। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 मार्च को यूरोपीय यूनियन के जो सफ़रा हैं उन्होंने जो मुश्तरका लेटर जारी किया था वो 1 मार्च को जारी किया था, और उसके बाद से खान साहब ने मुसलसल एक नैरेटिव अपना लिया था कि हम किसी इस्लामी कबूल नहीं करेंगे। तो ये जो अब जो लेटर है, इससे 1 हफ्ते पहले से खान साहब ने जलसा आम में ये जुमला बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जबकि जो PDM है वो हफ्तों से इंदिया दे रही थी कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपना जो है वो तारीख़, किस तारीख़ को पेश करेंगे वो खुफिया रखी, लेकिन ये सबको मालूम था, हर टॉम डिक हैरी को, कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि बुनियादी मसला था यूक्रेन और रूस के इनके दौरे का। एक सेकंड बात काटने की माजरत, एक फाल लेना है तो वक्फे के बाद ही गुफ्तगू जाएगी। वेलकम बैक। गुफ्तगू वही हो रही थी कि खान साहब की आज की जो तकरीर है कि जी उन्होंने कहा कि 7 तारीख को लेटर मिला और ये साजिश सामने आई, और मैं भी बता रहा था आपको वक्फे से पहले कि उससे पहले 1 मार्च को इससे भी ज़्यादा सख्त जो ख़त है वो यूरोपीय यूनियन के सफ़रा ने मुश्तरका तौर पे लिखा था, और खान साहब ने हर जलसे में फिर नैरेटिव अपनाया कि हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। और उन्हीं के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ये ठीक है कि ये यूरोपीय यूनियन का लेटर इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उसका पे इस तरह का रिएक्शन देना ये भी मुनासिब नहीं है। ये खान साहब के वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने कहा था। अच्छा, मैं बता रहा था कि बुनियादी जो झगड़ा था वो रूस यूक्रेन का मसला था। इस वक्त अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस मामले में इतने सेंसिटिव हैं कि वो हर जगह दुनिया में एलची भेज रहे हैं। मसलन अभी मैं अल जज़ीरा में एक मजमून पढ़ रहा था, उन्होंने अफ्रीका से कहा है कि या तो हमारे साथ रहो
या फिर रूस के साथ रहो। मसलन वो इंतहाई हो सकता है कि ओवर रिएक्ट कर रहे हों, लेकिन वो इस वक्त इंतहाई सेंसिटिव बने हुए हैं। अब इसके साथ अटैच कर देना किसी डोमेस्टिक और कॉन्स्टिट्यूशनल, भारत को भी आज उन्होंने ये वार्निंग दी है। दिन ब दिन उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन उसके साथ पब्लिक कंजम्पशन के लिए किसी आईनी मसले को, तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के मसले को अटैच कर देना, ये फिर ये है कि अपना जो है वो सिलसिला भी इसमें बीच में आ रहा है। खान साहब ने कहा कि तासुर ये दिया आज की तकरीर में कि जी मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी लेके आया और मैं गया तो फिर जो एजेंडा है बैरूनी ताकतों का वो पूरा करने वाले आ जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई कि पिछले 75 साल में पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी वो कब आज़ाद रही? अगर आज़ाद नहीं रही तो भैया फिर नाम लो मोहम्मद अली बोगरा का, जिसने सीटों और सेंटों में बग़ैर पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बाला पाकिस्तान को घुसाया था। फिर आप नाम ले फील्ड मार्शल अयूब खान का, जिन्होंने कू से 10 दिन पहले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन को बता दिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब तो ये सारे मिनट्स जो हैं, ये सारी दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं 60-70 साल पुरानी। अच्छा, फिर आप जनरल ज़ियाउल हक ने जो अफ़गान पॉलिसी अपनाई, उसको पाकिस्तानी अवाम से क्या उन्होंने पूछा था? क्या रेफरेंडम करवाया था उन्होंने अपनी सदारत की तरह कि जी ये अफ़गान पॉलिसी हम आपके सामने रख रहे हैं, होनी चाहिए या नहीं? 9/11 में मुशर्रफ साहब की बायोग्राफी पढ़ लीजिए कि किस तरह उन्हें धमकियां मिली, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर दुश्मन के साथ हैं, या हम पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। ये जो प्लॉट है, ये जो इस वक्त सामने आया है, जो मिनट्स हैं पाकिस्तानी एम्बेसी से जो दफ्तर खारजा को मौसूल हुए, यार इसमें तो इतनी भी जान नहीं है जितनी एडमिरल माइक मुलन के नाम जो मुबैना ख़त शाया हुआ था, जिसमें खुल के हर बात की गई थी। उसके बाद तो कोई क़यामत नहीं आई थी। तो खारजा पॉलिसी अगर खान साहब का ये ख्याल है कि कोई वज़ीर आज़म मुरतब करता है, तो भाई मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। फॉरेन ऑफिस प्रैक्टिकली इस मुल्क में पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करता रहा है, और खारजा पॉलिसी कोई एक शख्स नहीं बनाता। जो बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट 75 साल से फ़ाल है, वो बनाती है और वो अपने हाथ में रखती है। तो ये तासुर किसे दे रहे हैं वो? अच्छा वसत, ये जो आपने जो अभी बात की है ना, अगर आपके जो आखिरी जुमला है हम इसमें से काट लें, तो पीटीआई और इमरान खान भी यही नैरेटिव डेवलप कर रही है ना कि जी देखें हमारी पूरी तारीख, हम हमेशा इनके गुलाम ही रहे हैं, और बिल आखिर एक ऐसा शख्स आया है जो उनको कह सकता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। पॉइंट इज कि भी जो आर्ग्यूमेंट है उसको अब थोड़ा सा चेंज अराउंड कर दे तो ये उनकी आर्ग्यूमेंट बन जाती है। अच्छा, अब ये ट्रक की बत्ती है या नहीं है, इसमें कितना वजन है या नहीं है। अच्छा, बाय द वे आपने जो भी बात की कि बीच में इतना टाइम गुजर गया, 21 मार्च को जब OIC समिट हो रहा था यहाँ पर, तो US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी यहाँ पर आई थी और शाह महमूद कुरैशी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा, अब यकीनन वहाँ पर भी कोई ना कोई रिस्पांस दिया होगा कि जी आप कौन होते हैं इस तरह की बात करने के लिए। नहीं, आई नो मैं मजाक कर रहा हूँ, तंज कर रहा हूँ, सॉरी। लेकिन ये भी हम मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये गुस्ताखी अमेरिका के किसी ओहदेदार ने की थी तो डिप्लोमेटिक चैनल से उसी वक्त जवाब देना चाहिए था। इसका फैसला हाफिजाबाद के जलसा आम में नहीं होना चाहिए था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, जहां तक आई एग्री विद यू देयर। अब पॉइंट इज के जैसे पहले भी बात हो रही थी, देखिए खान साहब मास्टर हैं, एक काफ़ी चीज़ों के मास्टर हैं। एक चीज़ की जो मास्टर है ना कि नैरेटिव को स्विच कैसे किया जाए, वही बात ना कि अभी जो मेन खबर है आपकी वो है इतवार के जो वोट होने वाले हैं, जिसमें अभी लग रहा है कि 90% चांस है कि वो नहीं बचेंगे। 10% में ऐसे ही सेफ्टी के लिए गुंजाइश दे रहा हूँ, लेकिन बात सारी हो रही है इस खत पर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं अब बात करना चाह रहा हूँ थोड़े से आगे की। ओके, अब गोइंग इनटू द नेक्स्ट इलेक्शंस, फर्ज करें कि इस साल की आखिर में ये इलेक्शंस होते हैं, लेट्स अज्यूम, हमें नहीं पता ये मोमेंटम सस्टेन कर सकेंगे ये वाला, बिकॉज क्लियर है कि वही नैरेटिव है, हमें पहले भी पता है कि सब चोर हैं, सब गद्दार हैं हमारे सिवा, राइट। ये नैरेटिव किस हद तक सस्टेन कर सकेंगे, और दूसरी बात है क्या आप इसको वोट्स और सीट्स में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि गेम है वोट्स और सीट्स की। मैं मानता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, खान साहब की पर्सनल पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए वो बार बार जब भी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो एक मुहिम शुरू हो जाती है कि सर इस मुल्क में ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए कि जिसको मुल्क भर से ज़्यादा वोट्स मिले वो ही जीत जाए, राइट। यकीनन अगर ऐसा सिस्टम होता हमारे पास, आई वुड से कि खान साहब हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग इट, लेकिन ये हमारा सिस्टम नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए इससे पिछली हुकूमत को देख लें तो नवाज शरीफ ने कहा कि पानामा जो है एक बैनुल अक़वामी साजिश है, उन्होंने हटाने के लिए हम जस्ट सिंह। उससे पहली हुकूमत में चले जाएं तो मेमो गेट इंटरनेशनल साजिश बन गई, ठीक है, उसमें मियाँ साहब भी काला कोट पहन के पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। वो तो हर वज़ीर आज़म जिसको नज़र आना शुरू होता है कि अब उसकी हुकूमत जाने वाली है तो वो इस बैरूनी साजिश का सहारा लेता है। और देखें ये बात नहीं है कि अमेरिका हुकूमतें बनाता या गिराता नहीं है, पूरी दुनिया में करता है वो। जहाँ तक ये कह देना कि अमेरिका को पता था कि जनाब तहरीक अदम एतमाद हो रही है, तो अगर ज़ाहिर है मानेगा तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि हर जगह हर सिफारत खाने में हमारे जो सिफारतकार हैं वो ऐसी रिपोर्ट्स पहले से बता देते हैं अपने दफ्तर खारजा को कि ये पॉइंट को भूल रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर आप बात कर रहे हैं ना कि कोई मानेगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनके जो सपोर्टर हैं उनके लिए एक रैलियंग क्राई है। अब जो सवाल हमें पूछना चाहिए वो ये है कि ये क्या वोट्स और सीट्स में तब्दील होगी या नहीं। यू सी दैट इज द क्वेश्चन। बिल्कुल, चलें वक्फे के बाद ये भी बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था तो मैं आप दोनों से ये सवाल पूछूंगा कि फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन 6 महीने में होते हैं, साल में होते हैं। अच्छा, इस वक्त ये जो लाइन ली हुई है और ये लाइन बार बार रिपीट की जाएगी हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्वीट में कि एक तरफ है करप्ट और ना सिर्फ करप्ट बल्कि गद्दार और ये ख़त वाली बात, डमाशे जो भी आप इसको कहना चाहें, और दूसरी तरफ हम हैं, राइट। अच्छा, इस वक्त तो ये बात काफ़ी फैली जा रही है, बहुत लोगों से आप बात करें तो वो इस पर काफ़ी दे आर अपसेट अबाउट इट, दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट। 6 महीने बाद, 1 साल बाद वसत आपसे ये सवाल है, क्या इस पॉइंट पर आप वोटर्स को मोबिलाइज कर सकेंगे, और अगर आपने कर भी लिया तो किस हद तक वो चीज़ ट्रांसलेट होती है इनटू वोट्स एंड इनटू सीट्स? क्योंकि यहाँ पर कोई 1 मैन 1 वोट का सिस्टम तो नहीं है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, पहले आपको MNAs पूरे करने पड़ेंगे, वो आपको इलेक्ट करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बस देखिए, पार्लियामेंट टूटती है तो आइन के हिसाब से 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे। अब 90 दिन का अगर मैं सोचूं तो बजट सर पे होगा और गंदम की फसल कट रही होगी, मुझे नहीं पता कि वो उस शिक का क्या होगा, किस तरह उसका एहतराम होगा। जहाँ तक फ़ॉरेन एजेंडे को इंतखाबी मंशूर बनाने की बात है तो इस मुल्क में आखिरी बार इंतखाबी मुहिम में इंडिया जो इस्तेमाल हुआ था वो 70 के इलेक्शन में हुआ था। हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, आपको याद होगा। या फिर अवामी लीग जो गद्दार करार पाई थी उसके हवाले से हुआ था। आखिरी दफ़ा एंटी US एजेंडा जो इलेक्शन का मौजू बना था वो 2002 में बना था, इस लिहाज से कि मुशर्रफ हुकूमत ने उसको कैश करवाने की कोशिश की थी कि ये देखो MMA वाले जो मौलवी हैं ये 52 सीटें ले गए हैं, अगर आपने हमारी मुकम्मल पुष्टपनाही नहीं की और हम जो मांग रहे हैं वो नहीं दिया तो ये जो मौलवी हैं MMA वाले ये पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। और फिर आप समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो उस वक्त के आपको मालूम है इसका तस्करा भी अब ओपन है। ये जो बांसुरी बजाई जा रही है फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की, अगर मैं इसको एक आम आदमी, पान वाले, मोची और ठेले वाला और चाट वाला, उसके नुक्ता नज़र से देखूं तो यार अगर मैं उसको समझाऊं कि देखो अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और हमें ग़ुलाम बना रहा है, तो वो कहेगा मगर रोटी 15 रुपए की वो कैसे 10 रुपए की होगी। ये जो गवर्नर्स हैं, ये जो मोटरसाइकिलों पे लूट मार हो रही है, इसका क्या होगा? इसका अमेरिका, एंटी अमेरिका, उससे क्या ताल्लुक़ है? डॉलर जो है वो रुपया गिरता ही चला जा रहा है, उससे मेरी ज़िंदगी अजीरन हो रही है, उसका क्या होगा? IMF मेरे सर पे सवार है, उसके बारे में बात क्या है? तो अगर उस हर सवाल का यही जवाब दिया गया कि अमेरिका साजिश कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी की या ठेले वाले की समझ में ये बात आ सकती है। असल जो गेम है वो है बजट की, भले ये हुकूमत दे या जो नई अबूरी हुकूमत होगी वो दे।
उस बजट से अगली जो इलेक्शन कैंपेन है उसका रुख मुतय्यन होगा कि वोटर को क्या रिलीफ या क्या उम्मीद नज़र आ रही है। सिर्फ ये कह देना कि जी हमें बाहर वाले ग़ुलाम बनाते जा रहे हैं, सिर्फ ये बांसुरी बजाने से काम नहीं चलेगा। अगर खान साहब को अच्छे मुशीर मिल जाएं तो वो 2-3 महीने चला सकते हैं अमेरिका वाला नैरेटिव, लेकिन उसके बाद उन्हें उसी लाइन पे आना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है आपने मुझे निकाल दिया, मेरे निकालने के बाद कौन सी दूध और शहद की नहरें बहने लगी हैं भाई, ये मुझे भी बता दो। इस बुनियाद पे जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे वो हार्ट और माइंड को छू सकती है। सिर्फ ये कि अमेरिका गुलाम बनाना चाहता है ये बाजा नहीं बजेगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है, देखें ये जो वसत बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान कह सकते हैं कि जी ये इन्होंने कौन सा कंट्रोल कर लिया, जो तो नहीं कर बात सकेंगे, जो शायद नहीं कर सकेंगे, इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। तो वापस मुड़ के उनसे भी पूछा जाएगा अच्छा जी आपने 3.5 साल में क्या कर लिया। अच्छा, उसका एक सवाल का हाँ, वो एक जवाब दे सकते हैं क्या? वो एक जवाब दे सकते हैं और वो जवाब मुझे ये है पूरी नहीं करने दी गई। वो तो ठीक है, वो जवाब तो यही देंगे ना। वो तो नवाज शरीफ भी यही कहता रह गया ना सर, तो उसके वोटर अभी तक यही बात करते हैं। इमरान खान को हुकूमत में आने के लिए सबसे बड़ा जो लोगों के जहन में एक वो था कि ही इज़ अनट्राइड, ठीक है, अब तक ट्राई नहीं किया गया, लिहाजा पहलों को हमने देख लिया है, इनको भी देख लेते हैं। ही प्रूव टू बी नो डिफरेंट, ठीक है। आप बल्कि शायद महंगाई के हवाले से, और उसमें जाहिर है खान साहब का कुछ कसूर होगा, कुछ ग्लोबल जो आई है हाइक ड्यू टू कोरोना उसका भी होगा, लेकिन आम आदमी को ये बात नहीं समझा सकते। जिसने आटा जो है जिसको अब दुगनी कीमत पर मिल रहा है वो तो यही कहेगा। और आपने बहुत बात सुनी होगी कि पिछली हुकूमत ही बड़ी ज़बरदस्त थी, वो वहाँ पे ये तो हम हर हुकूमत में सुनते हैं। अच्छा, तो शहबाज शरीफ आटे की कीमत आधी कर दें यार। नहीं कर सकेगा ना, नहीं तो मसला है सर। देखिए इस वक्त जो तो यही तो नैरेटिव बनेगा खान का। एग्जैक्टली सर तो क्या बनेगा कि खान कहेगा मैं आके सस्ता कर दूंगा। नहीं, खान कहेगा, एक मिनट, खान क्या कहेगा कि मैं आके सस्ता कर दूंगा, है सर। खान कहेगा जब ये मसले हल नहीं कर पा रहे तो मुझे क्यों निकाला, और उसके साथ फिर वो इंटरनेशनल साजिश जोड़ेगा। सर वो ठीक है, लेकिन क्या आप तो खुद कह रहे हैं कि इंटरनेशनल साजिश जोड़ के वो मिक्स एंड मैच की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ अमेरिका की गुलामी का बाजा नहीं बजेगा, उसको डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उनके साथ मिक्स करके बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। लेकिन देखें नून लीग का क्या उनका आपको सेलिंग पॉइंट क्या था कि वो इकोनॉमी को किसी ना किसी तरीके से संभाल लेते हैं। हम मर जाएंगे लेकिन 150 रुपए पर डॉलर को रखेंगे। हाँ, वो कर लेंगे या जैसे भी कर लेंगे, और आगे जैसे तो अगर संभाल लिया तो फिर जीत जाएंगे। हाँ, संभाल लिया नहीं, अभी तो जाहिर है वो इतनी आसान तो नहीं है ना सर अब संभालना। अब तो ये है कि जो इकोनॉमिक स्लाइड है उसको आपने रोकना है सबसे पहले कि यहाँ से नीचे ना जाए। आपका क्या ख्याल है वैसे मुबशिर, जेन्युइनली, और हमें अभी नहीं पता, जैसे वो सदा बात कर रहे थे कि 90 दिन में, ठीक है, आपको क्या लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट आएगी, जैसे हम बातें सुन रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, फजलुर रहमान सदर होंगे, मेरे ख्याल में ये वक्फे के बाद ओके चले फिर बात करते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है कि वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि अपोजिशन एक साजिश में मुलव्वस है और ये साजिश बैरूनी हो रही है एक अमेरिका नुमा मुल्क से, इस साजिश के ताने बाने तैयार किए गए हैं जिसका मवाजना वो एक सिफारती मरासले से भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कुर्सी से हट जाने के बाद वो अपना ये नैरेटिव जो है वो अवाम में मकबूल कर पाएंगे या नहीं, इसी पे बहस हो रही है। ज़रा आप, हम दोनों ने तो अपनी बात कर ली, आपकी बात भी क्या है? देखिए अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि सिर्फ ये तो नहीं आप नहीं आएंगे ना, मेन चीज़ ये होगी कि इंटरिम सेटअप कितना लंबा चलेगा और उनसे कुछ संभाला जाएगा या नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि इतने मुद्दत में आप कुछ भी संभाल सकते हैं। तो ड्रम बीट तो यही होगी, एक मुख्तलिफ फैक्टर होगा लेकिन, और वो ये है कि अब जैसे आप देखें सोशल मीडिया पर भी और काफ़ी खुल के भी बातें हो रही हैं कि जी ऐसा ये है कि अब न्यूट्रल नहीं रहे, इसीलिए हमारी जो सपोर्ट है या जो ये जो लोग इधर उधर इत्तेहादी हट रहे हैं इसकी वजह ये है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं
तो आपको जाहिर है कि लॉजिकली ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि फिर एक वक्त था जब न्यूट्रल नहीं थे। हालांकि ये तो आप कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे जो भी हमने जीता है, और खुद जीता और माना कि सपोर्ट थी, एक लहर भी थी, नो डाउट, देयर इज नो डाउट। जो कहते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, यार ये बहुत ही बेवकूफ़ी मतलब की बिल्कुल बात है। किसी वैक्यूम में चीज़ें नहीं होता है यार, हमें खुदा का खौफ करो, कल के बच्चे लेकिन मैं क्योंकि खान साहब के अपने पुराने क्लिप्स ही उनकी बातों को निगेट करने के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज से 15 रोज़ कबल वो मुसिर थे और उन्होंने, आपको याद होगा, 2 जलसों में मेलसी में और इधर उधर ये बात की कि वो तो खुद चाह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद आए, आए और वो उनके पास से जंजीरें हट गई हैं और अब मैं देख लूँगा। अब कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश है। तो ये चीज़ें तो जाहिर है अब अपोजिशन को भी मौका मिल गया, वो कह रहे हैं कि जनाब ये देखें, पहले तो आप ये फरमा रहे थे कि ये होगा, अब जब आपको लग गया कि आपके नीचे से ज़मीन खिसक गई है तो अब आप एक बैरूनी साजिश का सहारा ले रहे हैं। वो सर हमारी जो मजहबी जमातें, अच्छा आपने जो बात की मुशर्रफ दौर के, और ज़ाहिर है वो एक आमराना दौर था, वहाँ एक मसनूई अलायंस भी बना मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से, और एतजाज़ एहसन बड़ा खूब कहते हैं कि मुशर्रफ ने अपना जो पूरा रूल है वो इस बिना पर चलाया कि अमेरिका को कहा कि मैं गया तो यहाँ मौलवी आ जाएंगे, और मौलवियों को यहाँ कहा कि मैं गया तो अमेरिका आ जाएगा, एंड ही सक्सेसफुली मैनिपुलेटेड। तो जो मजहबी जमातें हैं वो एंटी अमेरिका मांत्रा लेकर के कई दहाइयों से चल रही हैं, तो वो जो है वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हुआ, और हमने देखा कि उनकी जो कम से कम नेशनल असेंबली में सीट्स हैं वो कम से कमतर होती चली गई। तो यहाँ पर हाँ ये तो है, ये तो है, लेकिन जाहिर है कि ये जो अमेरिका वाली मौजूदा साजिश है ये सिवाय पीटीआई के और तो कोई बाय नहीं कर रहा, तो इलेक्शन में भी जाहिर है कि वो इस पे इस तरह तो जोर नहीं देंगे। देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग खान साहब का जितना भी इनकलाबी प्रोग्राम हो, असल मसला ये है कि हम अगर पाकिस्तान के लेवल पे सोचें और पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम करके सोचें तो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो बात भी करेंगे हो सकता है वो बिक जाए। मसला है सेंट्रल पंजाब की बैटल का, क्या खान के पास कोई ऐसा नया ताज़ा नैरेटिव है कि सेंट्रल पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाता है वो खान छीन ले, इसलिए कि बलूचिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, चाहे जो मर्जी इनका स्ट्रेटजी हो, पॉलिसी हो, बयानिया हो, सिंध की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, जो शहरी इलाके हैं सिंध की उनकी सियासत बिल्कुल ही अलग है। तो ये जो नैरेटिव जो भी बिल्ड करेंगे ये केपी के लिए तो ठीक है, सेंट्रल पंजाब भी इसे बाय करेगा या नहीं, मैं प्रैक्टिकली इस बात पे सोच रहा हूँ। ये 2018 में तमाम तर कदगलों के बावजूद नून लीग की जो शोइंग थी, हियर्स द मेन पॉइंट, आई मीन ऐसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, अल्टीमेटली तो चीजें कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स पर आती है ना सर, ठीक है। आई मीन ये जो ओवरऑल स्वीपिंग नैरेटिव ऐसा ही है, कुछ लोगों को आप मुतासिर कर सकते हैं, मे बी 5-10% जो स्विंग वोटर्स हैं वो आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन क्या वो डिसाइसिव होगा, मेरा नहीं ख्याल, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। कल का कुछ नहीं पता। अब हम बात आते हैं वही न्यूट्रलिटी वाली बात। अब देखो, अब ये तो अब मेरा ख्याल है कि इनको खुद भी मानना पड़ ही रहा है कि पिछली दफ़ा काफ़ी मदद मिली थी, इस दफ़ा शायद नहीं मिली थी। अच्छा, इसीलिए आपने पंजाब में भी इनरोड्स किए, और फिर आपने पंजाब के साथ क्या किया कि आपने वसीम अकरम प्लस को वहाँ पे बैठा दिया, और जिसको आप एंड तक डिफेंड करते रहे, लेकिन फाइनली जब अपने ऊपर बात आई तो आपको हटाना पड़ा, उससे भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। तो किस हद तक ये जज्बाती वोट पड़ेगा और किस हद तक लोग कहेंगे कि नहीं जी मेरा ख्याल है कि अब मिट्टी पाओ, और अब हम वहां जाएं जहां पर हम देख रहे हैं कि इक्तिदार है, क्योंकि बहुत बड़ा आपको ये शहरी वोटर्स ना इस बात को बड़ा कभी नहीं समझते, नहीं समझते ये बात। मुझे एक खतरा ये है कि इमरान खान की आप गलत कहें या सही कहें, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूं कि उन्होंने शहरी वोटर्स को मोबिलाइज किया और बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स जो है बाहर निकले एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शंस। एक नुकसान ये भी हो सकता है कि उनका वोटर बिल्कुल ही हट जाए, एपैथी हो जाए, और वो कहे कि पॉलिटिकली एपैथेटिक हो जाए और कहे कि नहीं हम इस सारे चीज़ों से हट रहे हैं
और वो घर बैठ जाए। देखिए मेरा तो ख्याल है कि एक्चुअली इसके बरक्स हुआ। पंजाब की हद तक खान के पास एक ट्रम्प कार्ड है, अगर पंजाब में इलेक्शन से पहले टीएलपी, पीटीआई और क्यू का इत्तेहाद हो जाए, और जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, बिल्कुल। एनीवे अमीन, इस पे अभी और भी, मजीद मेरा ख्याल है कि हम 1.5-2 घंटे तो बड़े आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, 12 बजने वाले हैं हम। हमारे भी, आप तो पूरे दिन लाइव शो, आपके तो 12 कब से बज गए हैं। बिल्कुल। तो मैं ख्याल आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए। और वैसे भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि अभी पार्टी तो ख़त्म हो रही है शायद, लेकिन सर्कस अभी शुरू हो रही है, जिसको खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।